हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में हमें करना है अपने पॉलिटिकल साइंस बुक 2 इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस का लास्ट चैप्टर विच इज़ द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। सो ये बुक हमारी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द ईयर 1947, जहाँ पे इनिशियली हमने देखा था अबाउट पार्टीशन, देन द इंटीग्रेशन, इसके बाद कैसे इंडिया एस्टैब्लिश्ड अ डेमोक्रेसी, देन हाउ वी डील्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद हमने देखा था अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, देन इसके आगे थे हमारे चैप्टर्स लाइक द क्राइसिस, या फिर वो चैप्टर के नाम रख के सीधे अगर देखें तो उसमें हमने देखा था अबाउट इमरजेंसी के पहले हमने देखा था अबाउट द चैलेंजेस टू INA, मतलब INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड इट्स रिस्टोरेशन, देन अबाउट इमरजेंसी, एंड देन अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। एंड ये करते करते हमने कवर कर लिया था द पीरियड ऑफ 1980s, क्योंकि 1980s के बाद से सिर्फ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब इसके बाद का हमें समय देखना है। सो पीरियड आफ्टर 1980s में, मतलब कि 1990s की अगर बात करें तो अभी माहौल ऐसा चल रहा है कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो चुका है, एंड 1984 में इलेक्शंस होते हैं जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट्स आती हैं 415 फ्रॉम 543, ठीक है। और इनको एक 1 सेकेंड, हाँ, 415 आउट ऑफ 543 सीट्स मिलती, ठीक है। तो अब इसके बाद 1990 स्टार्ट होने के बाद देश में 5 डेवलपमेंट्स होते हैं जो शेप करते हैं इस टाइम की पॉलिटिक्स को। सो द फर्स्ट डेवलपमेंट इज द डिफीट ऑफ कांग्रेस इन 1989 इलेक्शंस। सो कांग्रेस जितने 1984 में अप्रॉक्सीमेटली अभी तक का जितना भी रिकॉर्ड था सीट्स का सब तोड़ के 415 सीट्स उसने अचीव की थी, उसको डिफीट देखने को मिलती है 1989, एंड इसकी सीट्स आती हैं मेयरली 197, ठीक है। एंड यहाँ से मार्क होता है द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम का एंड, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता ये है कि गवर्नमेंट बनती है, वहाँ हम आगे देखेंगे क्या कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होती हैं। मिड टर्म सिलेक्शन होते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस इन 1991 में मिड टर्म सिलेक्शंस होते हैं, एंड कांग्रेस वापस से इसमें एक तरह से रूलिंग पार्टी बन जाती है, ठीक है ना। बट होता क्या है कि अब इसकी वो सेंट्रलिटी नहीं रहती है इसके पास, सेंट्रलिटी और वो मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो नंबर है 272, वो इसके पास अब नहीं रहता है, ठीक है। तो ये पहला इशू था ना। द सेकेंड इशू was of the मंडल इशू। सो 1989 में जब गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी हारती है तो नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है जिसका नाम था द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनती है। कोलिजन गवर्नमेंट थी वैसे ये। एंड 1978 में एक कमीशन अपॉइंट होता है। 1978 में जनता पार्टी के टाइम पीरियड में कमीशन अपॉइंट होता है द मंडल कमीशन।
जिसकी रिकमेंडेशंस रहती हैं, जिसका काम था कि दुनिया मतलब देश भर में जितने भी और पिछड़े अदर देन एस टी एन एस सी जितने भी पिछड़ी क्लासेस हैं, जितने पिछड़े कैटेगरीज हैं, उनको देख के उनके लिए मतलब जो उचित समाधान है, लाइक सॉल्यूशंस कि कैसे उनको अब उनकी कंडीशंस इंप्रूव कर सकते हैं, वो उसके रिकमेंडेशंस। तो इसने क्या किया था, इसने ओबीसी क्लास के लिए रिकमेंड किए थे रिजर्वेशंस ऑन एजुकेशन एंड जॉब्स, सेंट्रल जॉब्स। बट होता क्या है कि इसकी रिपोर्ट जब तक आती है 1980s तक, तब तक जनता पार्टी गवर्नमेंट हट जाती है एंड गवर्नमेंट बनती है इंदिरा गांधी की, मतलब कांग्रेस। एंड कांग्रेस इसके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर नहीं रही है, इसको अप्लाई इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा क्रेडिट फिर कौन ले जाएगा? जनता पार्टी। एंड बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के हाथ से चला जाएगा, तो उसको इम्प्लीमेंट करते नहीं। और उस टाइम पे ऊपर से अलग इश्यूज़ चल रहे हैं लाइक रीजनल एस्पिरेशंस, तो उससे डील कर रहा है पूरा देश। ठीक है, तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आते ही ये लोग मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, उसमें जो मेजरली जॉब्स वाला सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स वाला जो रिकमेंडेशन था उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एंड इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद इसके जो मंडल इशू मेनली ये था कि इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो मंडल कमीशन के सपोर्टर्स थे एंड जो उसके अगेंस्ट थे, इनकी एक डिबेट छिड़ गई पूरे देश में। ठीक, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, कुछ लोग उसको कह सकते हो कि सपोर्ट कर रहे थे। देन तीसरा इशू हुआ था, द थर्ड इशू वाज इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री, जो कि अब एकदम अपोजिट टर्न लेने वाली है फ्रॉम 1991 ऑनवर्ड्स। ठीक है, यहाँ के बाद से इंडिया में लिबरलाइजेशन आता है, या फिर इसको भी हटा दो तो एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं एंड इसमें इंडिया अडॉप्ट करता है कैपिटलिज्म को। ठीक है, फिर देन फोर्थ डेवलपमेंट क्या था? द डिमोलिशन of the disputed structure, तो डिमोलिशन ऑफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर मतलब कि बाबरी मस्जिद, जो कि होता है दिसंबर 1992 में। ठीक है, एंड इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में चेंज देखने को मिलता है और कम्युनल टर्न ले लेती है इंडिया की पॉलिटिक्स। एंड इसके डेवलपमेंट्स में ये होता है, इसके रिलेटेड डेवलपमेंट्स ये थे कि यहाँ से राइज होता है बीजेपी का एंड ऑल्सो द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। एंड फिफ्थ डेवलपमेंट क्या था? फिफ्थ डेवलपमेंट वाज द assassination ऑफ राजीव गांधी। तमिलनाडु में जब ये अपने 1991 के मिड टर्म इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, तब इनका वहाँ पे असैसिनेशन कर दिया जाता है, जिसका कह सकते हो कि जिसका कल्प्रिट कहते हैं कि LTTE के लोग थे, क्योंकि राजीव गांधी ने उस समय पे अपनी आर्मी भेजी थी श्रीलंका में। ठीक है, अब होता क्या है, मेनली आफ्टर 1989 के बाद से हो क्या रहा है? सो आफ्टर 1989 स्टार्ट होता है द एरा ऑफ कोलिजन्स। मतलब अब 1989 में कांग्रेस को डिफीट देखने को मिल रही है, ऊपर से किसी एक पार्टी की सिंगल मेजॉरिटी है नहीं, है ना, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सिर्फ कांग्रेस ही है, तो उसके साथ कोई गवर्नमेंट बनाएगा नहीं, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ही उसकी थी, तो वो जाकर अपोजिशन में बैठ जाती है। एंड गवर्नमेंट बनती है 1989 में, गवर्नमेंट बनती है नेशनल फ्रंट की। नेशनल फ्रंट में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो है मेनली दी जनता दल मेन है, एंड इसके अलावा देयर वर अदर रीजनल पार्टीज।
जनता दल जनता पार्टी नहीं है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, जनता दल इज अनदर पार्टी। जनता पार्टी ख़त्म हो चुकी है 1980s, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, नेशनल फ्रंट को सपोर्ट बहुत सी अदर पार्टी से मिलता है। लाइक इसको सपोर्ट मिल रहा है सेम टाइम पे फ्रॉम बीजेपी एज वेल एज फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टीज जो होती हैं। तो बीजेपी इज टोटली राइटिस्ट पार्टी एंड लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट जो पूरी लेफ्ट होती है, उनके नाम में लेफ्ट है। सो इन दोनों का सपोर्ट सेम टाइम पे जनता दल को देखने को मिलता है। बट दोनों सपोर्ट तो करते हैं, बट दे डिडंट ज्वाइन द गवर्नमेंट, डिडंट ज्वाइन द गवर्नमेंट, ठीक है। अब हाँ, इसी के साथ इस पीरियड स्टार्ट होता है द डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का डिक्लाइन। सो 1989 के डिफीट के बाद से स्टार्ट होता है द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। पहले तो एक तो कांग्रेस डोमिनेंस 1967 में ख़त्म हो चुका है, बट कांग्रेस सिस्टम कह सकते हो। एंड लेट 60s में भी चैलेंज हुआ था इसका डोमिनेंस, बट तब रिस्टोरेशन करवा लिया गया था, इंदिरा गांधी ने रिस्टोरेशन किया था कांग्रेस का। 90s में वापस से चैलेंज हुआ, लेकिन इसमें हुआ क्या कि अब चैलेंज तो है, लेकिन कोई अपोजिशन में ऐसे कोई सिंगल पार्टी नहीं जो राइज कर रही है इसके अगेंस्ट में, जैसे उस टाइम पे जनता पार्टी थी। तो चैलेंज हो रहा है, बट अब मल्टी पार्टी एक तरह से डेमोक्रेसी स्टार्ट होने वाली है, एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम आने वाला है। अभी तक डोमिनेट कर रही थी सिर्फ कांग्रेस, ठीक है, बट अब मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। सो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज अब इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, एंड पार्लियामेंट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं। 1989 के बाद से मल्टी पार्टी स्टार्ट होता है, जिसमें मतलब कि मेजॉरिटी सीट्स किसी एक और दो पार्टीज़ की नहीं आ रही हैं, उसमें बहुत से पार्टीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड सारी सीट्स, ठीक है। एंड इसका मतलब कि किसी के पास सिंगल मेजॉरिटी नहीं है, एंड इफ किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है देन गवर्नमेंट बनेगी थ्रू कोलिजन्स। कोलिजन्स मतलब कि जब किसी भी सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आती है या आफ्टर द इलेक्शंस, तो वो लोग ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, एक साथ आते हैं एंड गवर्नमेंट बनाते हैं, उसको कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट्स, ठीक है ना। एंड कोलिजन गवर्नमेंट के साथ ही इसी का एक और 1 सेकेंड, लगभग वैसा ही टर्म है द अलायंस पॉलिटिक्स। कोलिजन गवर्नमेंट स्टार्ट होते ही ये रियलाइज हो जाता है सब पार्टीज़ को कि किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आ रही है, मतलब कोई एक पार्टी लोगों के मन में डोमिनेट नहीं कर रही है कि वो लोग उसी को वोट दे रहे हैं। वोट्स आर गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, जब वोट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं मतलब अकेला रह के कोई जीत नहीं सकता है। सो अगली बार से ये लोग क्या करने लगे, इलेक्शन के पहले ही, इलेक्शन के मतलब प्री इलेक्शन, ये लोग ग्रुप्स बना लेते थे और पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सीट्स अपने में कि हम इतनी इतनी सीट्स देंगे, आपको ये वाली पोस्ट दी जाएगी, अगर जीतेंगे तो आपको ये वाला पोर्टफोलियो दिया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इनको कहते थे अलायंस, ठीक है। तो ये अलायंस बनते हैं फिर लाइक द एनडीए अलायंस, एनडीए लाइक यूपीए जो कांग्रेस का है, एनडीए जो बीजेपी का है, ठीक। तो अलायंस पॉलिटिक्स से स्टार्ट होती है आफ्टर 1989। ओके, अब क्या है कि 19 सो अब ऐसा हो रहा है कि जब 1991 में वापस से इलेक्शंस होते हैं, सो कांग्रेस वापस से आती है, बट अगेन अपने दम में नहीं, उसको मतलब बाकी रीजनल पार्टी सपोर्ट लेके। फिर अगेन 1996 में इलेक्शंस होते हैं। 1996 के इलेक्शंस में बीजेपी का राइज देखने को मिलता है, बट फिर भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है, बट अभी भी गवर्नमेंट बनाने के लिए उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। तो उसको इनवाइट करते हैं बीजेपी को कि आप प्रेसिडेंट की आप गवर्नमेंट बनाइए, बट उसकी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाती है क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ थोड़ा रेडिकलिस्ट टाइप की थी उस टाइम पे। तो बहुत से लोग एग्री नहीं करते, बहुत से जो पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम पे थी वो एग्री नहीं करती थी इनकी पॉलिसीज़ से, इसीलिए वो उसको अपोज करती थी, ठीक है। तो इनकी पार्टी नहीं बनती है एंड गवर्नमेंट आती है यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट आती है।
अब इसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट भी गिर जाती है। तो वापस से 1998 में बुलाया जाता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को, बीजेपी को। एंड इस बार बीजेपी के लीडर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो प्रिपरेशन करके आते हैं एंड वो फॉर्मेशन करते हैं एनडीए का बैक स्टेज पे। तो अब वो एनडीए के साथ अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कर देते हैं। तो एनडीए से मेजॉरिटी प्रूफ होने का फ़ायदा ये हुआ कि इनकी अब मई 1998 में गवर्नमेंट बन जाती है एंड वो चलती है टिल जून 1999। एंड इसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं एंड फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। सो फ्रेश इलेक्शंस अब होंगे 1999 में। ये जो पहली गवर्नमेंट आई थी एनडीए की, इसको कहते हैं दी एनडीए 1। एंड इस बार वापस से बीजेपी अपने गवर्नमेंट या फिर अपने अलायंस के साथ लड़ रही है, एनडीए के साथ, एंड दूसरे साइड कांग्रेस लड़ रही है और बाकी अदर स्मॉल पार्टीज, रीजनल पार्टीज, लेफ्ट फ्रंट। इस बार अगेन गवर्नमेंट बनती है एनडीए की। तो इस बार जो गवर्नमेंट आती है उसको कहते हैं एनडीए 2। एनडीए 2 जिसका टर्म रहेगा फ्रॉम 1999 टू 2004 एंड इसमें पीएम रहते हैं मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, वापस नई गवर्नमेंट आती है। इसके बाद आगे सिस्टम चलता है कि अब फिर 2004 में जब वापस से इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो इस बार कांग्रेस भी अपना अलायंस लेके आती है, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एंड इसके अगेंस्ट में वापस से खड़ा हुआ है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मतलब एक वन इज़ लेड बाय कांग्रेस एंड सेकंड इज़ लेड बाय बीजेपी। इस बार कांग्रेस का अलायंस जीत जाता है एंड पीएम बनते हैं मिस्टर मनमोहन सिंह। एंड देन अगेन इन 2009 इलेक्शंस होंगे, वापस से यूपीए जीतता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वास्ट मार्जिन से, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता दोनों के पार्टी या फिर अलायंसेस के बीच में, बहुत ज़्यादा कम फर्क रहता है जीत हार में। वापस यूपीए एंड वापस से मिस्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। देन 2014 में नेक्स्ट इलेक्शंस होते हैं। इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी थी इंडियन पॉलिटिक्स में। बहुत कह सकते हो कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म चल रहा था बहुत। जैसे उस टाइम पे इंदिरा गांधी के टाइम पे जेपी वाले मूवमेंट चल रहे थे, जयप्रकाश नारायण के, वैसे इस टाइम पे अन्ना हजारे के मूवमेंट चलने लगे थे। तो इस बार बीजेपी, और 2013 में बीजेपी अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस करती है, प्राइम मिनिस्टर फेस अनाउंस करती है मिस्टर नरेंद्र मोदी को। एंड 2014 में जब इलेक्शन होता है बिटवीन एनडीए एंड यूपीए, तो इस बार इस बार एनडीए जीतती तो है, एनडीए जीतती है, एनडीए 3 की गवर्नमेंट आती है। बट इस बार इसमें अंतर ये है कि एनडीए के साथ साथ बीजेपी की सिंगल मेजॉरिटी आ जाती है, समथिंग 295 सीट्स, मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ज़्यादा केवल बीजेपी की सीट्स आ रही हैं। सो अभी तक जो गवर्नमेंट्स बनती थी जिसमें किसी की मेजॉरिटी नहीं रहती थी, सिर्फ अलायंस के दम पे बनती थी, उनको कहते थे माइनॉरिटी गवर्नमेंट। जैसे अभी जो है एनडीए की, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट, उसमें मेजॉरिटी नहीं है किसी की, बीजेपी की। बट 1989 के बाद से पहली बार किसी सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी आ रही है लोकसभा इलेक्शंस में। तो बीजेपी इस बार मेजॉरिटी गवर्नमेंट के साथ आती है एंड एनडीए 3 गवर्नमेंट बनती है। देन अगेन 2019 में इलेक्शंस होते हैं, एनडीए 4 गवर्नमेंट बनती है एंड बीजेपी की सीट्स बढ़ के 303 हो जाती हैं। एंड 2024 ये पूरा सिनेरियो चेंज होता है एंड वापस से एनडीए 5 की गवर्नमेंट बनती है, जो कि अगेन माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। तो अभी तक हो क्या रहा था कि 2014 के बाद से बीजेपी सिस्टम का नाम चलने लगा था, जैसे कांग्रेस सिस्टम का चलता था।
बट अब धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ये कह रहे हैं कि बीजेपी सिस्टम भी ख़त्म होने जा रहा है। ठीक ना, अब इसी टाइम पे एक चीज़ होती है, अब 1990s के टाइम पीरियड वापस चलते हैं। इस टाइम पे होता क्या है, पॉलिटिकल राइज ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस, पॉलिटिकल राइज ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस, एंड इसका रिलेशन है फ्रॉम द मंडल इशू। ठीक है, सो ओबीसीज का जो राइज था वो एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट था, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी में इनको अदर बैकवर्ड क्लासेस नाम दिया गया, मतलब कि अदर बैकवर्ड क्लासेस अदर देन एसटीज एंड एससीज। ठीक है, एंड जनरली इसमें बात करते हैं ये लोग बैकवर्ड कास्ट्स की। सो भले बैकवर्ड क्लासेस है, दीज आर रेफर्ड टू बैकवर्ड कास्ट, क्योंकि मंडल कमीशन में जब बीपी मंडल को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको आइडेंटिफाई करनी है बहुत से ऐसी क्लासेस जो या फिर सेक्ट्स जो एसटी के अलावा बैकवर्ड हैं, तो उन्होंने सीधे कास्ट या फिर बैकवर्ड कास्ट अदर देन एससीज एंड एसटीज को आइडेंटिफाई किया और उनको ही ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, अब इनका सपोर्ट, इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है डेमोग्राफी में, एंड इनका सपोर्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ 1970s एंड 80s इनका सपोर्ट चलता था टुवर्ड्स इंदिरा गांधी और कांग्रेस। क्यों? बिकॉज इनका नारा था उस टाइम पे गरीबी हटाओ। ठीक है, बट टाइम के साथ ये गरीबी हटाओ वाला जो स्लोगन था इसकी अचीवमेंट नहीं हुई, तो इससे क्या हुआ, एक स्पेस क्रिएट हुआ दूसरी पार्टी को उनकी जगह लेने के लिए। तो अब पार्टी उठती है जनता गवर्नमेंट, जिसमें जनरली रहते हैं भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, एंड इनको सपोर्ट मिलता है, इनका पहले से पावरफुल रूरल ओबीसी बेस था, सो इनको सपोर्ट मिलता है ओबीसीज का जनता गवर्नमेंट को। ठीक है, एंड इसके बाद क्या होता है, ये 1989 में नेशनल गवर्नमेंट बनती है, नेशनल फ्रंट बनता है, एंड इनके जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वीपी सिंह, ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं द मंडल रिकमेंडेशन। सो मंडल इम्प्लीमेंटेड। अब क्या हो रहा है, 1980s में जनता दल आती है, जनता दल पॉलिटिकल ग्रुप्स में उसका जो कह सकते हो इस ग्रुप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ओबीसीज में। ठीक है, तो इनकी गवर्नमेंट बनती है नेशनल फ्रंट, ये इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन, एंड इसके कारण इंटेंस नेशनल डिबेट स्टार्ट हो जाता है अगेंस्ट रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स। ठीक है, ओबीसीज जो है वो पहले से अब उनको क्या हुआ कि और ज़्यादा अवेयर हो गए कि हमारा जो वोट या फिर वोटिंग पावर है, फिर हमारी जो डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा फेवरेबल है हमारे लिए। ठीक है, एंड बहुत जगह पे पार्टीज़ वगैरह इमर्ज होने लगी ओबीसीज के लिए, ओबीसीज का मोबिलाइजेशन होने लगा। ठीक है, एंड इनका जो पॉपुलेशन में सेगमेंट था बहुत ज़्यादा था, इसीलिए इनको एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए इन्होंने डिमांड की कि हमें और रिप्रेजेंटेशन चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल पावर, तो इनके लिए रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी। सो रिजर्वेशन इनको दिया गया था 27% का, एंड 22% का पहले से रिजर्व था कॉन्स्टिट्यूशन में ही फॉर एससीज एंड एसटीज। एक चीज़ और, ये जो मंडल कमीशन था, मंडल कमीशन वॉज सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। फर्स्ट जो हुआ था वो आया था अप्रॉक्सीमेटली 1953 आई गेस, और इसका कुछ नाम था काका कालेलकर कमीशन, बट उस टाइम पे उसके रिकमेंडेशंस वगैरह को इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया था, एंड इट वाज सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बीपी मंडल का। अब इसके पॉलिटिकल फॉल आउट्स क्या निकले ये मंडल कमीशन के, पॉलिटिकल फॉल आउट्स। सो 1980s में राइज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित्स स्टार्ट हो जाता है। 1978 में बैमसेफ बनता है। बैमसेफ मतलब कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, जो कि एक नॉर्मल ट्रेड यूनियन नहीं था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, बल्कि इसमें इसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी बहुजन, जैसे पॉलिटिकल पावर में बहुजन को लाने के लिए, है ना। इनका ज़्यादातर फेवर था बहुजन में, मतलब कि एसटीज, एससीज, ओबीसीज एंड ऑल काइंड ऑफ माइनॉरिटीज़, जो कि एक साथ मिलके पॉपुलेशन का मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं।
ठीक है। देन इसी के बाद 1981 में बनता है DS4, मतलब कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। एंड इन 1984 द बहुजन समाज पार्टी, बोथ अंडर कांशीराम। ठीक। एंड ये स्मॉल पार्टी की तरह स्टार्ट हुई थी, बट धीरे धीरे दलित सपोर्टर्स इसके बहुत ज़्यादा बढ़े ऑन द रीजन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी। यहाँ पे इनकी पॉलिटिकल सक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। 1999-1991 के इलेक्शंस में इनको ब्रेक थ्रू मिलता है यूपी में। ठीक, इसमें फर्स्ट टाइम ये कह सकते हो इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसा हो रहा है कि पार्टी सपोर्टेड बाय दलित या फिर दलित पीपल जो पॉलिटिकल सक्सेस देख रही है अब। ठीक है। एंड BSP का जो पूरा फाउंडेशन था इट वॉज बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स। उनका कॉन्फिडेंस था मेनली बहुजन्स पे, ST, SC, OBCs एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते थे। एंड इट बिकेम मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन द स्टेट यूपी में। एंड एक से ज़्यादा बार पावर में आ चुकी थी वहाँ पे। एंड इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था दलित वोटर्स का। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि बाकी सोशल ग्रुप्स में भी एक्सपैंड कर गई। एंड इनके जो बहुत जगह पे OBCs और दलित पॉलिटिक्स, मतलब इनके इसके कारण क्या हुआ, लोग इंस्पायर हुए और बहुत जगह पे OBC और दलित पॉलिटिक्स अलग से वो लोग इंडिपेंडेंटली बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट हो गई है ना, मोबिलाइज कर रही जो कि दलित्स और OBCs को ना। ये तो हो गया मंडल इशू वाली बात। थर्ड इशू जो था, 1 सेकेंड, उसके पहले हम देख लेते हैं अबाउट दी कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक, तो 1980s में पॉलिटिक्स का ऐसी पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है जिसमें रिलीजियस आइडेंटिटीज़ का राइज होता है। ठीक है। एंड डिबेट छिड़ती है बिटवीन सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक है। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी भारतीय जनसंघ थी जनता पार्टी में मर्ज जाती है। एंड जब उसका ब्रेकअप होता है, मतलब पूरी पार्टी जब टूट जाती है, तो 1980 में निकल के आती है द भारतीय जनता पार्टी, जिनका इनिशियली जो आइडियोलॉजी थी दैट वाज द गांधीयन सोशलिज्म। एंड इससे इन्होंने चुनाव लड़ा 1984 का। बट उस टाइम पे वेव चल रही थी इंदिरा गांधी की, उनका असैसिनेशन हुआ था एंड 415 सीट्स मिल गई थी कांग्रेस को, इनको केवल 2 सीट्स मिली थी। तो इससे इनको ये पता लगा कि ये गांधीयन सोशलिज्म करके हमें वोट्स नहीं मिलने वाले, इनको कोई अल्टरनेटिव चाहिए था जिससे इनका वोट बैंक इंक्रीज हो। ठीक ना। अब क्या हुआ, 1986 के बाद से बीजेपी थोड़ा ज़्यादा अपने अंदर उसके जो लोग थे वो लोग थोड़ा ज़्यादा हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट्स पे बात करने लगे। एंड दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व और हिंदू मोबिलाइजेशन करने लगे। नाउ अब क्या था कि हिंदुत्व का मतलब क्या होता है, हिंदुत्व वॉज आइडियोलॉजी जिसका ओरिजिनेटर थे BD सावरकर, जिसमें बात होती है हिंदूनेस की, मतलब कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं इंडियन है, वो जितने मेंबर इंडियन नेशन के, वो लोग इंडिया को अपना पितृभू, फादरलैंड एंड पुण्यभू, होली लैंड कंसिडर करेंगे। ठीक है। जिससे ही एक स्ट्रॉन्ग नेशन एंड यूनाइटेड कल्चर डेवलप होता है। ठीक, इसकी बात थी इसमें। नाउ अब अराउंड 1986 ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, मतलब 2 डेवलपमेंट्स जनरली, 2 डेवलपमेंट्स होते हैं जिसके कारण क्या होता है, बीजेपी जिसके कारण धीरे धीरे बन जाती है एन हिंदुत्व पार्टी। एंड वो 2 डेवलपमेंट कौन से थे, 2 डेवलपमेंट्स वो पहला था इन 1985 द शाह बानो केस, जिसमें 62 ईयर ओल्ड डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन को केस फॉर, मतलब उन्होंने मेंटेनेंस के लिए हस्बैंड पे केस किया था। तो SC का रूल, सुप्रीम कोर्ट का रूल उनके फेवर में आता है, जो कि अब ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज पे इंटरफेयर करता है। ठीक है। तो मुस्लिम लीडर डिमांड करते हैं कि हमारे जो लॉज, मतलब पर्सनल लॉज है वो इंटरफेयर हो रहे हैं। तो राजीव गांधी या फिर उनकी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी
वो एक एक्ट लेके आती है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को नलीफाई कर देता है। ठीक है, एंड इसको फिर इस रूलिंग को ऑफ पार्लियामेंट इसको क्रिटिसाइज किया जाता है बाय वेरियस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ग्रुप्स भी बहुत सारे जो लिबरल थे, एंड मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा। एंड बीजेपी क्रिटिसाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड वो अपीजमेंट कर रही है माइनॉरिटी कम्युनिटी की। इसके बाद स्टार्ट होता है द अयोध्या डिस्प्यूट। इसमें होता ये है, सेकंड डिस्प्यूट था 1986 में फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हो, बाबरी मस्जिद के जो प्रमाइसेस थे उनको अनलॉक कर दिया गया, मतलब कि बर्थ प्लेस ऑफ उनको, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना था कि ये बर्थ प्लेस है लॉर्ड राम का। तो सुप्रीम कोर्ट ये वो देकर पॉइंट्स रखकर कि वहाँ के लोग मानते हैं कि वहाँ बर्थ प्लेस है लॉर्ड राम का, ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के प्रमाइसेस खोल दिए। बाबरी मस्जिद क्या है? बाबरी मस्जिद एक मस्जिद है, 16th सेंचुरी में बनाई गई थी बाय मीर बाकी जो कि जनरल था बाबर का। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा था फ्रॉम 1940s, तो इसको बंद करके रखा गया था। ठीक है, बट अब इसको खोला गया क्यों? क्योंकि 1985 में क्या हुआ है कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, एंड ये जो रूलिंग थी इस केस सुप्रीम कोर्ट के केस के अगेंस्ट में ऑफ द कांग्रेस, तो उनको ये जितने भी हिंदू वोट्स वहाँ जा रहे हैं उनको खींचना है अपने तरफ, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इसको ओपन करवाया। ठीक ना, अब क्या हुआ धीरे धीरे, 1 सेकेंड, हाँ, तो 1986 में इसको गेट को खोल दिया गया। अब दोनों साइड से मोबिलाइजेशन होने लगा, मुस्लिम्स भी हर जगह से आने लगे अपनी पूजा पाठ जो भी उनका वो होता था, नमाज वगैरह वो पढ़ने, एंड हिंदूज भी जाने लगे। ठीक है, तो कम्युनिटी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, एंड बीजेपी इसको अपना इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्लैंक बना लिया। मतलब बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी सब मिलकर लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन करने लगे। उन्होंने इसको अपना मेजर इलेक्टोरल कैंपेन की तरह स्टार्ट कर दिया, एंड पब्लिक सपोर्ट गैदर करने के लिए इन्होंने मैसिव मार्च वगैरह निकालना शुरू किया, लाइक रथ यात्रा जो कि पहले निकली थी फ्रॉम सोमनाथ गुजरात टू अयोध्या। ओके, तो 1 सेकेंड, हाँ, तो इसमें बाबरी मस्जिद वॉज ओपन, इसके प्रमाइसेस ओपन हो गए, एंड इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ओपन होते हैं मोबिलाइजेशन होने लगता है फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज़, एंड बीजेपी पॉलिटिकल सपोर्ट गैदर करने के लिए रथ यात्रा निकालती है, रथ यात्रा फ्रॉम सोमनाथ टू अयोध्या। ठीक है, अब क्या होता है 6 दिसंबर 1992 को ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे जो सपोर्ट, मतलब जो टेंपल वहाँ पे बाबरी मस्जिद की जगह लॉर्ड राम का टेंपल बिल्डिंग में सपोर्ट करते थे, उनको कार सेवक कहते थे, वो सब आते हैं, इकट्ठा होते हैं, एंड वहाँ पे सिचुएशन बहुत सारी टेंस हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करके रखा था स्टेट गवर्नमेंट को, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जो साइट है उसको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, बट फिर भी जितना उस टाइम पे, उस दिन क्या होता है 6 दिसंबर 1992 को, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद वॉज डिमोलिश्ड, बाबरी मस्जिद वॉज डिमोलिश्ड। ठीक है, एंड इससे क्या हुआ, कम्युनल वायलेंस छिड़ गया पूरे देश भर में। मुंबई में वायलेंस वापस से स्टार्ट हो गया जनवरी में, और लगभग 2 हफ्तों तक चलता रहा। ठीक है, अब इसके बाद सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स होते हैं, सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स जिसमें यूपी की जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट, उसको डिसमिस कर दिया गया। ओके, हाँ, यूपी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। सेकंड वहाँ के जो सीएम थे उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण डिटेन कर दिया गया, क्योंकि उनको पहले बताया गया था डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर में कुछ होना नहीं चाहिए। देन बहुत जगह जहाँ स्टेट्स में जहाँ पे बीजेपी रूल था, बीजेपी रूल स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल रिग्रेट आता है जिसमें वो लोग डिमोलिशन वगैरह को कंडेम करते हैं, कहते हैं अगेंस्ट सेक्युलरिज्म है। ठीक है,
देन डिबेट स्टार्ट होने लगती है अबाउट यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर इलेक्टोरल पर्पजेस। ठीक है, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी होती हैं। एंड फिर क्या हुआ कि इसके बाद जो कम्युनल कम्युनिटी फैली देश भर में, वो वर्स्ट थी आफ्टर 1984 एंटी सिख वायलेंस। ठीक है, एंड फेब और मार्च के टाइम पे इसका एक और बुरा केस देखने को मिलता है इन 2002 इन गुजरात, जिसमें अगेन स्टार्ट होता है वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स। ये एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है। ओके, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ अपने मन से ना। अब 2002 में स्टार्ट होते हैं गुजरात राइट्स। इसमें क्या होता है, फरवरी मार्च 2002 में वायलेंस स्टार्ट होता है अगेंस्ट मुस्लिम, क्योंकि गोधरा स्टेशन रेलवे स्टेशन पे एक इंसिडेंट हो जाता है कि उसमें एक बोगी ऑफ ट्रेन जो कि फुल ऑफ कार सेवक्स थी, जो अयोध्या से वापस लौट रहे थे, और उसमें आग लग जाती है एंड 57 जो कार सेवक थे वो मर जाते हैं, और इसका सस्पेक्टेड माना जाता है मुस्लिम्स को, सब मुस्लिम्स ग्रुप। सो अगले दिन में वायलेंस स्टार्ट हो जाता है अगेंस्ट मुस्लिम्स, जो कि लगभग एक महीने तक चलता है। एंड इसमें नियरली 1100 मुस्लिम्स के जो मेंबर्स थे वो मारे जाते हैं, मतलब मेल मेंबर्स जनरली जो मारे जाते हैं। एंड इसके बाद जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसने ब्लेम किया गवर्नमेंट ने गुजरात को कि उसने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया, एंड विक्टिम्स जो थे उनको रिलीफ नहीं मिला है, एंड जो परपेट्रेटर्स थे उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे असेंबली इलेक्शन जो होने वाले उसको पोस्टपोन करा देती है बिकॉज कंडीशंस वर सो बैड। एंड एंटी सिख वायलेंस और जो एंटी मुस्लिम वायलेंस था 2002 का, ये दोनों दिखाते हैं हमें गवर्नमेंट मशीनरी कैसे सेक्टेरियन पैशंस के कारण ससेप्टेबल हो जाती है। ठीक है, एंड ये बताते हैं हमें अबाउट द डेंजर ऑफ यूज और इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स दैट थ्रेटन्स डेमोक्रेसी। अब इसके बाद देयर वाज द इमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस, द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू कंसेंसस, जिसमें आफ्टर 1989 के बाद जो पीरियड था जहाँ पे बीजेपी का राइज हो रहा है, एनडीए का राइज हो रहा है, इलेक्शंस जो होते 2004 में उसमें कांग्रेस का अगेन यूपी अलायंस का राइज होता है, देन रिवाइवल ऑफ कांग्रेस पार्टी होता है। तो बहुत तरह के पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह 1990s में इमर्ज होने लगी, कांग्रेस अलायंस, बीजेपी अलायंस, लेफ्ट फ्रंट, अदर देन दीज पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो इसके बाद एक ग्रोइंग कंसेंसस देखने को मिला। भले पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन टफ हुआ, बट क्रुशियल इशूज़ में सबकी जो सोच थी, आइडियालॉजीज थी, पॉलिसीज़ थी, वो एक थी लाइक द एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, है ना। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो 1991 में ली गई, इनिशियली उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, बट आने वाली किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके अगेंस्ट में कोई एक्शंस नहीं लिए। देन पहला तो हो गया अबाउट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। The second was acceptance of representation of backward classes। मतलब कि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन जो इम्प्लीमेंट हुई थी उसके अगेंस्ट में किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, तीसरा द एक्सेप्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज इन दी लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, देन चौथा प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स, मतलब कि लेस आइडियोलॉजिकल। क्यों? क्योंकि अब तुम आइडियोलॉजी के दम पे कोलिशंस नहीं बना रहे हो, कोलिशंस बन रहे सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके अगेन एकदम अपोजिट आइडियोलॉजीज हो, वो भी एक साथ आ जाती थी क्योंकि उनको सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्म करनी थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई पूरे चैप्टर में। So that was our complete chapter and book 2 is completed now. So मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, which is book 1 last chapter globalization. Thank you.